अमेरिका में एक बार फिर ट्रंप युग लौट आया है। रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है। उनके साथ ही जेडी वेंस ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को अपने पहले ही भाषण में दो टूक जवाब दिया। हालांकि सीधे तौर पर नाम नहीं लिया, लेकिन जो इंडिकेशंस उन्होंने दिए वो काफी स्ट्रांग थे। उन्होंने कहा, हमने गलती कर दी कि पनामा नहर पनामा देश के हाथों में सौंप दी, क्योंकि इसे चीन ने कब्जा कर रखा है। इसे हम वापस लेकर रहेंगे। ट्रंप ने कहा, हम फिर से दुनिया की सबसे मजबूत सेना बनाएंगे और हम अमेरिका को पहले महान बनाएंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका में ड्रग तस्करों को आतंकी घोषित कर देंगे। इस दौरान ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका में थर्ड जेंडर नहीं होगा, अमेरिका में सबको बोलने की आजादी होगी। इस दौरान उन्होंने दूसरे देशों पर टैक्स और टैरिफ बढ़ाने का भी ऐलान किया। ट्रंप ने कहा कि अब अमेरिकी सेना आजाद होगी और दूसरे देशों की जंग में अमेरिकी सेनाएं नहीं जाएंगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमारी प्राथमिकता एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करने की होगी जो गौरवान्वित, समृद्ध और स्वतंत्र हो। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का राष्ट्रपति बनने पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया, लिखा, मेरे प्रिय मित्र, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण पर बधाई। मैं एक बार फिर साथ मिलकर काम करने, दोनों देशों को लाभ पहुंचाने और दुनिया के लिए बेहतर भविष्य को आकार देने के लिए तत्पर हूं। आने वाले सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, और अपने पहले ही वेलकम भाषण में ही उन्होंने कई तरह की चीजें साफ कर दी। हालांकि शुरुआती दौर में उन्होंने अमेरिकन और अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी का भी जिक्र किया। साथ ही कई ऐसी बातों का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने किया जो सीधे सीधे अमेरिका के हित में नजर आते हैं। मेरे साथ गेस्ट का जबरदस्त पैनल लगातार जुड़ा रहेगा। मेरे साथ बहुत ही सीनियर चेहरा, फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट श्री संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। सर नमस्ते, बहुत स्वागत आपका भारत एक्सप्रेस पर। आप किस तरीके से देख रहे हैं, 47वें राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण कर ली है और अपने पहले ही भाषण में जिस तरीके से, भले ही नाम नहीं लिया, लेकिन सीधा सीधा संदेश दे दिया चाइना को। उन्होंने यह भी बताने का प्रयास किया कि उनकी पॉलिसी अमेरिका फर्स्ट की थी, है और रहेगी। जी बिल्कुल रोहित जी, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले ही संबोधन में, पहले ही भाषण में बहुत सारी बातें स्पष्ट कर दी हैं। सबसे पहला तो उन्होंने ये कहा है कि वो अमेरिका फर्स्ट की जो उनकी जो नीति रही है, उसी के आधार पर वो अपने दूसरे कार्यकाल को आगे बढ़ाएंगे। और जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि एक बिजनेस वर्ल्ड से आते हैं, उनका जो अप्रोच होता है वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के आधार पर चलने वाले लीडर हैं और ट्रांजैक्शनल अप्रोच के साथ वो कार्य करते हैं। अमेरिका के हितों को, अमेरिका के इंटरेस्ट को वो पहले रखते हैं, सर्वोपरि रखते हैं। और जाहिर है कि उसी अप्रोच के साथ वो अपनी विदेश नीति के निर्णय भी लेंगे। घरेलू मोर्चे पर भी जिस तरीके से उन्होंने अपने पहले संबोधन में अमेरिका के लोगों की आर्थिक जो चुनौतियां हैं उसको एड्रेस करने की बात कही है। टैक्स कट्स को वो निसंदेह करेंगे और जॉब एक्ट के माध्यम से वो अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की भी जो है प्रयासों को करेंगे। इमाइग्रेशन के ऊपर उनका रुख बेहद सख्त होने जा रहा है। और अपने पहले ही भाषण में उन्होंने जो इमरजेंसी घोषित की है सदर्न बॉर्डर्स पे, जाहिर है कि अब उसके बाद जो यूएस मैक्सिको बॉर्डर पे जो वॉल को बनाने का जो उनका अधूरा कार्य है उसको भी वो आरंभ करेंगे। और साथ ही साथ जो मास डिपोर्टेशन और जो इलीगल क्रिमिनल जो बैकग्राउंड के जो अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर हैं उनके डिपोर्टेशन की बात उन्होंने पहले ही भाषण में कर दी है। वो प्रक्रिया भी वो शुरू करने जा रहे हैं। और जाहिर है कि जहां तक वैदेशिक विषयों का प्रश्न है उसमें वो रशिया यूक्रेन के युद्ध को शांत कराने के संदर्भ में, मिडिल ईस्ट की उन्होंने चर्चा की कि उनके आने से पहले ही हमास और हिजबुल्लाह ने इजराइल के साथ एक सीज फायर कर लिया है और आने वाले समय में वो अन्य युद्धों को भी शांत कराएंगे। रशिया यूक्रेन के बारे में उन्होंने सीधा सीधा कोई जिक्र इसमें नहीं किया है, लेकिन उनके संकेत बहुत स्पष्ट थे कि युद्धों को शांत कराना चाहते हैं। संजीव सर, क्योंकि आप बैठे मेरे सामने तो कई सारे सवाल मेरे जहन में है। कई बार आपसे मौका मिला, सौभाग्य रहा आपसे संवाद होने का। डोनाल्ड ट्रंप को अगर हम देखें, उनके पूरे करियर को देखें, सुबह से तो हर एक न्यूज चैनल में वो पूरी क्लिप्स चली रही हैं। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में आए, शानदार वहां पर काम किया,
बिजनेस टाइकून है ही, बहुत शानदार। और आपने भी जिक्र किया कि वो प्रेसिडेंट तो हैं लेकिन वो एक बिजनेस माइंडेड शख्स हैं जो हर चीज में नफा नुकसान जरूर देखेंगे। और अपने पहले ही भाषण में वो कह रहे हैं कि जो अमेरिका के लिए बेहतर होगा, अमेरिकन के लिए बेहतर होगा, वही काम मैं आगे करने वाला हूं। मैं आपसे समझना चाहूंगा, वैसे अमेरिकन का अपना एक स्टाइल भी होता है, वो बहुत ब्लंट होते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जैसा शख्स जो हमेशा से अपनी ब्लंट बातों के लिए जाना जाता रहा, उनका यह कहना कि मैं चाहता हूं कि मुझे जब कोई याद करे, सबसे पहले उन्होंने कहा मैं तो 78 साल का हो गया हूं, 78 का, अभी मेरी राजनीतिक वापसी हो गई है, अमेरिकन ने करवा दी है, लेकिन जब मैं जाऊं तो मुझे याद किया जाए शांति दूत के तौर पर। यह स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनालिटी के साथ कितना मेल खाता हुआ आप देखते हैं सर? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप भले से ट्रांजैक्शनल हो, भले से ही वो अपने निर्णय कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के आधार पर लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो डील मेकर के रूप में भी जाने जाते हैं। उन्होंने अपने पूरे कैरियर में और पूरे जीवन में बिजनेस वर्ल्ड में जब वो थे तो बड़ी डील्स की और उसके माध्यम से उन्होंने अपार सफलताएं अर्जित की। फॉर्च्यून 500 की जो कंपनीज हैं उसमें उनकी कंपनी जो ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन है उसका बहुत ऊंचा स्थान रहा है। और जाहिर है कि वो अपने अनेक जो कूटनीतिक और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के माध्यम से उन्होंने बिजनेस वर्ल्ड में बड़ी सफलताएं अर्जित की। और उसी तरीके का जो उनका अप्रोच है, जैसा कि मैं कह रहा था, वो विदेश नीति को लेकर के भी है। उनके पिछले कार्यकाल के दौरान हमने ये देखा था कि उन्होंने नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से भी 2 बार बातचीत की, एक सिंगापुर में, एक हनोई में, और यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया के टेरिटरी में बॉर्डर के एरियाज पर विजिट करने के दौरान एक सिटिंग प्रेसिडेंट के रूप में एक ऐतिहासिक कदम भी उन्होंने रख दिया था। तो वो डोनाल्ड ट्रंप का जो अप्रोच होता है वो डिप्लोमेसी, डायलॉग, निगोशिएशंस के माध्यम से समस्याओं को हल करने का निसंदेह है। और इसी वजह से वो अपने आप को एक शांति दूत और एक पीस मेकर के रूप में जाना पसंद करेंगे, जैसा कि उन्होंने आज अपने संबोधन में कहा है कि उनकी जो लेगेसी होगी उसमें अपने आप को वो शांति दूत के रूप में देखना चाहेंगे, एक ऐसे शख्स के, एक ऐसे लीडर के रूप में वो देखना चाहेंगे, याद रखा जाना चाहेंगे, जिसने कि एक युद्धों को शांत कराया और एक पैसिफायर की जो भूमिका है वो निभाई। तो मेरा ऐसा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप जरूर इस बात जिस को पर कह रहे हैं, लगातार मैं आपसे जी सर बोलिए और भी जी सर ऐड करना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप शांति की बात तो अवश्य कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी देखिए कि वो विश्व की सबसे पावरफुल मिलिट्री को भी बनाने की बात कर रहे हैं। वो शांति के लिए जो भी प्रयास करेंगे वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ ही करेंगे। वो कहीं से भी अमेरिका को कमजोर नहीं दिखाना चाहेंगे। कहीं से यदि वो रशिया यूक्रेन के संदर्भ में भी अगर अपने प्रयास करेंगे तो उनकी पूरी कोशिश होगी कि अमेरिका ताकत के साथ रशिया से बात करे, यूक्रेन ताकत के साथ रशिया से बात करे, नेटो शक्ति के साथ रशिया से बात करे। तो ये जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को भी वो बनाएंगे और अपने हार्ड डिसीजंस के लिए भी वो जाने जाते हैं। आप जानते हैं कि उन्होंने कई बड़े निर्णय लिए थे अपने पिछले कार्यकाल के दौरान। ISIS को उन्होंने पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया था, अबू बकर अल बगदादी को मार गिराया था, कासिम सुलेमानी जो कि ईरान के कुछ फोर्सेस के टॉप कमांडर थे, उनको बगदाद में ट्रंप के आदेश पर ही एक एयर स्ट्राइक में, ड्रोन स्ट्राइक में मार गिराया गया था। तो डोनाल्ड ट्रंप शक्ति के साथ ही डील मेकिंग करेंगे, ये बात बहुत स्पष्ट है। ऑब्वियसली, और आपने फोर्सेस का जिक्र किया तो उनकी शपथ ग्रहण से पहले भी फोर्सेस के कई जवान आए थे, फिर वो लोग भी वहीं पर बैठे थे, बहुत डेलीगेट्स वहां पर बैठे हुए थे, और उनके सामने भी डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का जिक्र किया, बहुत स्ट्रांगली कहा कि हम अपनी सेनाओं को भी और मजबूत करेंगे, साथ ही दूसरे देशों की जंग में हमारी सेनाएं, अमेरिकन फोर्सेज अब नहीं जाएंगी, इस चीज का भी जिक्र किया। मैं वापस आऊंगा सर आपके पास, मेरे सहयोगी आदित्य द्विवेदी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य जी, थोड़ा देरी से आया आपके पास, लेकिन अब देखिए इंतजार लंबा था, पहले ही भाषण में बहुत साफ कर दिया, और पहले भाषण में बहुत सारे इंटरनेशनल मुद्दों को तो नहीं रखा, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, जो सीधा प्रत्यक्ष तौर पर डायरेक्टली अमेरिकन को अफेक्ट कर रही थी, उसको उन्होंने एड्रेस करने का प्रयास किया। और एक बार फिर से अगर वो कह रहे हैं अमेरिकन फर्स्ट, अगर वो फिर से कह रहे हैं कि वील मेक अमेरिका वंस अगेन ग्रेट, तो इसके कई मायने हो सकते हैं। इसकी कैनवस बहुत बड़ा है। मैं माफी चाहूंगा आदित्य जी, चाहकर भी आपकी आवाज आने में यहां पर थोड़ी दिक्कत है। आवाज, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आप क्लियर है सर, क्लियर है आदित्य जी।
हाँ, आज की अगर हम बात करें तो जो ट्रंप ने शपथ ग्रहण किया उसके तुरंत बाद जो उन्होंने स्पीच दी, तो अगर हम आज के जो 4 साल पहले जब वो राष्ट्रपति बने हुए थे, यानी कि 8 साल पहले जब उन्होंने पहली बार शपथ ली थी, तो 17 मिनट का उनका भाषण था। इस बार जब उन्होंने स्पीच दी हुई तो लगभग 40 मिनट के आसपास पहुंचा हुआ था, यानी कि उन्होंने पूरी ताकत से बोला और वो भी सब भी बोला जो उन्होंने इन 4 सालों में विपक्ष पे रहने पर बर्दाश्त किया, या उनके ऊपर जो जो कार्रवाइयाँ, कानूनी कार्रवाई और उन सबको झेलते हुए जो वो अब राष्ट्रपति बने, तो उनके अंदर जो भी चीज़ें थी उन्होंने पूरे जोश के साथ, खरोश के साथ बोला। और उसमें जिस चीज़ का पूरी तरह से अंदाजा था कि हाँ, ये दक्षिणी जो सीमा है अमेरिका की, उसमें इमरजेंसी घोषित करेंगे मैक्सिको में, तो उन्होंने कर दी। और उन्होंने उसके आगे बढ़ करके एक काम किया, वहाँ दीवार बनाने का काम करेंगे। यानी कि इन्होंने ये चुनाव में वादा भी किया था, एक प्रॉमिस था अमरीकियों से कि वो किसी भी सूरत में घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अमेरिका फर्स्ट, यानी कि तय बात है कि इनका जो रुख रहने वाला है टैरिफ को लेकर, बिजनेस टैरिफ को लेकर के, उसमें भी ये सख्ती करेंगे। एक और सख्ती होगी, इसके अभी लगभग अंदाजा लगाया जा रहा है, B1 वीज़ा का इशू जो है उसको लेकर के कहीं ना कहीं भारत भी अपना मुद्दा उठाता रहा है। हालांकि अपने पिछले कार्यकाल में उन्होंने पहले सख्ती करने के बाद फिर कुछ नरमी दिखाई थी, स्पेशली भारत के लिए। तो इस तरह के आने वाले समय में भी भारत की भी कोशिश होगी कि अमेरिका के साथ में जैसे कारोबारी संबंध हैं वो बढ़े हैं। पिछले अगर हम 10 सालों की बात करें, बराक ओबामा के समय से लेकर के उस समय अगर 10 साल पहले की बात करें तो 61 कुछ अरब डॉलर का व्यापार होता था भारत और अमेरिका के बीच में, जो कि 10 सालों में 118 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया है। और जो टारगेट है वो 300 अरब डॉलर तक पहुंचाने का है। तो जो उम्मीद है वो यही है कि अमेरिका भी ये चाहेगा कि भारत के साथ उसके दोस्तानी संबंध अच्छे हों, व्यापारिक संबंध अच्छे हों, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं टैक्सेस का जो इशू है वो आड़े आ सकता है, क्योंकि मोदी भी भले ही कारोबारी ना हो लेकिन देश पहले है, ये प्राथमिकता प्रधानमंत्री मोदी की भी रहती है। और उन्होंने पिछली बार भी खूब अच्छे दोस्त थे ट्रंप, सारी चीज़ें थी, लेकिन देश सबसे पहले, ये मोदी की जो प्राथमिकता है, इसमें कहीं ना कहीं हल्का सा कारोबार को लेकर के हल्का सा कुछ तकरार होने की, टकराव तो हम नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ तकरार होने की पूरे चांसेज होंगे। लेकिन समझदारी के साथ भारत भी कदम आगे बढ़ाएगा और अमेरिका भी किसी भी सूरत में इस मुद्दे पर भारत से तकरार नहीं करना चाहेगा, कहीं ना कहीं एक दोस्ताना संबंध लेके चलेगा। ऑब्वियसली। और आपने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री मोदी कोई बिजनेसमैन तो है नहीं। ऑन अ लाइटर नोट में कहता हूं, हैं तो गुजराती ना, उनको भी पता है डील कैसे फाइनलाइज करनी है। मैं वापस आऊंगा आदित्य जी आपके पास। संजीव जी, अब मैं थोड़ा सा लालची हो जाता हूं, ग्रीडी हो जाता हूं, क्योंकि आप बैठे हैं इतनी रात को, आप हमें वक्त दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली कुछ फ्रूटफुल निकल कर आए। एक तरफ हम देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी अपनी एक इमेज है, उनका अपना एक ऑरा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो किस लेवल पर ग्लोबल लीडर्स में उनकी क्या रैंकिंग है बताने की जरूरत नहीं है। एक तरफ है ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, एक तरफ है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ये केमिस्ट्री आप कैसे देख रहे हैं जब डोनाल्ड ट्रंप 2.0 का जिक्र हम करते हैं? तो देखिए, भारत और अमेरिका के संबंधों की जो सबसे बड़ी ताकत यह है कि दोनों ही राष्ट्र डेमोक्रेसीज हैं और विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, दो महान लोकतंत्र हैं। और रोहित जी, दो लोकतांत्रिक राष्ट्रों की जो सबसे बड़ी जो ताकत ये होती है, उनकी सबसे बड़ी शक्ति ये होती है कि उनके बीच में यदि कोई असहमति के बिंदु आते हैं तो वो उन असहमतियों पर सहमत होने के लिए तैयार होते हैं। दो डेमोक्रेटिक राष्ट्रों के बीच में जो आपसी समझदारी होती है वो बहुत गहरी होती है। जैसे भारत और अमेरिका के बीच में भी कई ऐसे विषय आए, हाल के समय में भी कुछ एक विषय आया, गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के संदर्भ में कोई प्रकरण आया, निखिल गुप्ता इत्यादि का। उसके पहले भी हमने देखा था कि देवयानी खोबरा गड़े नामक हमारी एक राजनयिक थी, उनसे संबंधित एक विषय आया था। कुछ आर्थिक विषयों पर भी भारत और अमेरिका एक दूसरे के साथ मतभेद रखते रहे थे, लेकिन भारत और अमेरिका ने इन सारे मतभेद के विषयों को बड़ी ही समझदारी के साथ एड्रेस किया। कनाडा के प्रधानमंत्री की तरह जो बाइडेन अमेरिका के संसद में या व्हाइट हाउस से जाकर के उन्होंने सीधा बयान नहीं दिया, बल्कि जो भी विषय आए उसको एक निगोशिएटिंग टेबल पर, बातचीत की टेबल पर बड़े ही क्लोज डोर सेटअप में उसको उठाया और भारत ने भी उसको उसी तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए यथोचित कार्रवाई की और दोनों देश इसको अच्छी तरह से डील कर रहे हैं। तो जो लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच की जो मैच्योर डेमोक्रेसीज होती हैं और मैच्योर जो लीडर्स होते हैं, वो जब कभी भी असहमतियों के विषय आते हैं तो उस पर वो असहमतियों पर सहमत होने के लिए तैयार होते हैं। एग्री टू डिसएग्री जो की भावना है वो लोकतंत्र का मूल होता है, लोकतंत्र की स्पिरिट होती है। और भारत और अमेरिका के संबंधों की सबसे बड़ी ताकत है रोहित जी। और मेरा ऐसा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप भले से ही ट्रांजैक्शनल हो, भले से ही क्यों ना वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के ऊपर चलने वाले नेता हों,
लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत का एक जो विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते क्या महत्व है, विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमी होने के नाते क्या महत्व है, इंडो पैसिफिक रीजन में जो भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक जो राष्ट्र की जो भूमिका रखता है, विश्व का तो सबसे बड़ा लोकतंत्र है ही, इंडो पैसिफिक रीजन का भी सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सिक्वेंशियल डेमोक्रेसी है। और चाइना का जिस तरीके का दबदबा बनाने का मंसूबा पूरे इंडो पैसिफिक में होता है, चाहे वो ताइवान हो, चाहे वो हांगकांग हो, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, सेंकाकू आइलैंड्स हो, सभी जगह चाइना जिस तरह से डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, वो अमेरिका के अपने ही शक्ति को भी उसको भी चैलेंज करता है। तो भारत के साथ अमेरिका का सहयोग हर तरीके से रणनीतिक रूप से ट्रंप के लिए और उनके प्रशासन के लिए अनिवार्य होगा। इस बात को ट्रंप जानते हैं। अपने पिछले कार्यकाल के दौरान 2017 में उन्होंने क्वाड की जो इनिशिएटिव थी उसको रिवाइव किया था जी। वैसे तो क्वाड का जो आइडिया है वो 2007 में शिंजो आबे जो जापान के महान प्रधानमंत्री थे उनका ये आइडिया था कि डेमोक्रेसीज को साथ में आना चाहिए, और वो भी चाइना के चैलेंज को समझते थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ही वो नेता थे कि जिन्होंने क्वाड के इनिशिएटिव को रिवाइव किया, और क्वाड की जो समिट है उसको लीडरशिप स्तर पर कराने का जो श्रेय है वो डोनाल्ड ट्रंप को ही जाता है। तो ये अब फिर से जब वो राष्ट्रपति बने हैं तो अभी आप देखिए रोहित जी कि कल ही अभी आज उन्होंने शपथ ली है, और फिर क्वाड की जो फॉरेन मिनिस्टर्स की जो बैठक है वो होने वाली है। क्वाड का इनिशिएटिव आगे बढ़ेगा, और रणनीतिक रूप से भारत की महत्ता को डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। जहां तक आर्थिक विषयों की बात है, मैं एक बात इसमें स्पष्ट रूप से देखता हूं प्लीज कि डोनाल्ड ट्रंप का जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो विजन है, और अमेरिका की वो ग्रेटर अमेरिका को बनाने की बात कर रहे हैं। अभी उन्होंने पनामा कैनाल की और गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका इत्यादि करने की जो बात कही है, जाहिर है कि उनका एक बड़ा विजन है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को यदि अपनी अर्थव्यवस्था को लगातार ऊंचे से ऊंचे पायदान पे पहुंचाना है, तो भारत जैसी विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमी के साथ अपने संबंधों को बना करके रखना होगा। ये जरूरी भी है, मजबूती के लिए उसको। उससे अमेरिका की सर ये कुछ तस्वीरें भी आ रही हैं, विजुअल्स भी आ रहे हैं, वो भी मैं दिखा दूं जरा दर्शकों को। और अंत में इसमें एक बात मैं और भी ऐड करूंगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भारत की जो रणनीतिक साझेदारी को अमेरिका में बाईपार्टीजान सपोर्ट हासिल है। डोनाल्ड ट्रंप तो इसको आगे बढ़ाएंगे ही, जो बाइडेन ने भी पूरी कोशिश की कि उसको आगे बढ़ाएं, और मेरा ऐसा मानना है कि भारत में भी अगर कुछ वामपंथी दलों को आप साइड कर दें तो भारत में भी जो अनेक जो दल हैं वो सभी ये चाहते हैं कि अमेरिका के साथ हमारे संबंध बढ़े, क्योंकि दोनों महान लोकतंत्र हैं। तो इसी वजह से मैं भारत और अमेरिका के कंप्रेहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान भी आगे बढ़ते हुए और देख रहा हूं। सर इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल भी आपसे होगा, लेकिन मेरे सहयोगी आदित्य भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। आदित्य, लगातार इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र जैसे हम कर रहे हैं, उनका अपना एक ऑरा है, अपनी पर्सनालिटी है, वो जिस तरीके से बात रखते हैं बहुत विटी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जबरदस्त उनका चलता है। लेकिन अब 2.0 में आने के बाद जाहिर सी बात है अब प्रेसिडेंट की कुर्सी पर है तो बहुत सारी चीजें सोच समझकर भी करनी होगी, लेकिन वो पहले ही साफ कर चुके हैं कि ये तो उनके की पॉइंट्स हैं, इस पर उनका अग्रेशन इसी तरीके से जारी रहेगा। अब देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप के नेचर की बात करें तो जैसा आपने कहा वो ब्लंट हैं, बोलने में बिल्कुल सीधा सीधा बोल देते हैं, लेकिन जब कोई डिसीजन की बात होती है तो उसमें वो बहुत समझदारी के साथ चलना ही पड़ेगा अमेरिका को, फिर चाहे बाइडेन हो या फिर ट्रंप हो। बाइडेन ने भी शुरू में थोड़ा सा नाराज़गी सी या थोड़ा सा बेरुखा सा रुख था, लेकिन लास्टली उनको भारत के फेवर में आना ही पड़ा था। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो अमेरिका में चाहे बाइडेन हो या ट्रंप हो, भारत के साथ आना, भारत के साथ चलना कहीं ना कहीं अमेरिका की ज़रूरत भी है। हम उसको मजबूरी नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ज़रूरत जरूर कहेंगे। उसकी वजह है कि सरकार कोई भी रही हो, फिर चाहे वो एटॉमिक डील हुई हो कांग्रेस के यूपीए सरकार में, तो भी पूरी तरह से अमेरिका का और भारत के दोस्तानी संबंध वहाँ से आगे बढ़ना शुरू हुए, जो लगातार हर दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। फिर चाहे क्वाड देशों में भारत को इम्पोर्टेंस, उसको ज़्यादा महत्व दिया गया हो, या नाटो देशों के सदस्य न होने के बाद भी भारत को लगभग वही दर्जा दिया जा रहा है अमेरिका के द्वारा, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और पूरे विश्व में सिर्फ भारत ही है कि नाटो का सदस्य ना होने के बाद भी रक्षा सौदे और तकनीकी का स्थानांतरण और तमाम लेटेस्ट जो वेपन्स हैं सेना के लिए हमारे लिए जरूरी हैं, उनमें अमेरिका का हस्ताक्षर होना और उन सौदों का पूरा होना इस बात के साफ साफ संकेत हैं कि अमेरिका और भारत के जो रिश्ते हैं वो दिन पर दिन अच्छे ही होंगे, बेहतर ही होंगे, और जो कारोबार है वो हर दिन बढ़ेगा ही और नए रिकॉर्ड बनाता जाएगा। अब अगर हम बात करें तो अमेरिका यहाँ पर यह भी चाहेगा कि उसके साथ रक्षा सौदे रसिया की तुलना में
लगभग उसके बराबर कर दिया है, जो कि अभी काफ़ी कम है। लेकिन फिर भी पिछले 20 सालों की अगर हम बात करें तो अमेरिका के साथ में हमारे रक्षा सौदे बढ़े हैं, जो कि रसिया के बाद हम कह सकते हैं कि एक तरह से नंबर 2 पे अमेरिका आ गया है, और इसके अलावा फ्रांस से भी हम लोग रक्षा सौदे कर रहे हैं, लेकिन अभी ये सौदे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में भारत की जो कोशिश है वो ये है कि रसिया के साथ भी संबंध अच्छे बने रहें, पुराना दोस्त है हमारा, उससे दोस्ताना भी न छूटने पाए, और इसी के बीच में हमारे अमेरिका से भी, चूंकि अमेरिका एकमात्र विश्व की शक्ति है, तो उसको भी मैनेज करके चलना, और अमेरिका की भी ये मजबूरी, सबसे बड़ा मार्केट है, तो फिर उसको भी भारत के साथ मिलकर चलना होगा। बिल्कुल मिलकर चलना होगा, मजबूत किसी को भी रहना तो भारत के साथ रहना होगा। संजीव जी, मैं आपसे एक और फैक्टर पर बात करना चाहूंगा, क्योंकि आप भी बहुत शानदार तरीके से, बहुत शानदार ओरेटर तो आप हैं ही, वक्ता हैं ही। मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी तक हम लोग देखते थे कमला हैरिस की एक इमेज थी हमारे मन में कि भैया भारत मूल, लेकिन हमेशा से उन्होंने कभी भी खुद को भारत मूल से ज्यादा, हमेशा मैंने उनकी जितनी भी बातों को सुना, उन्होंने कहा कि वो साउथ एशियन, नॉट इंडियन, साउथ एशियन। आज भी कुछ ऐसी तस्वीर आ रही थी जब मैं उषा जी को देख रहा था। देखिए, मेरा भी ये स्पष्ट रूप से मानना है कि कमला हैरिस ने यदि भारत के लोगों को और भारत के साथ अपने संबंधों का अगर और बखूबी इस्तेमाल किया होता जी। तो वो इस इलेक्शन में बहुत ही प्रभावी उनके लिए साबित होता। लेकिन भारत की एक जो बड़ी विशाल जो शक्ति थी, वो उसका इस्तेमाल वो अपने हितों को करने में चूक गई, और जाहिर है कि उनका भारत के तमिलनाडु राज्य से गहरा कनेक्ट रहा है जी। और मैंने तो स्वयं उनके जो मामा जी हैं, डॉक्टर जी बालाचंद्रन, उनके साथ मैंने व्यक्तिगत रूप से कार्य भी किया है, और वो किस तरीके के कनेक्ट को वो रखती हैं भारत में, मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूं। लेकिन उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया, दुर्भाग्य से कहना पड़ता है। और भारत का जो पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो प्रभाव है, भारतीयों की जो वैश्विक मामलों में जो भूमिका है, उसको वो ठीक तरीके से शायद समझ पाने में और उसका उपयोग कर पाने में विफल रही, और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। यद्यपि कि यह सच है कि डोनाल्ड ट्रंप बेहद लोकप्रिय नेता थे, और डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके ऊपर जो कई हमले इत्यादि हुए, जिसकी वजह से उनके साथ एक बहुत बड़ी सहानुभूति भी जुड़ गई, और डोनाल्ड ट्रंप को हरा पाना किसी भी अमेरिका के नेता के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण साबित होता। लेकिन कमला हैरिस एक अच्छा परफॉर्म कर सकती थी, और ऐसा करने में वो चूकी, और उसमें वो भारतीयों का और भारतवंशी होने का यदि वो ठीक तरीके से उसका उन्होंने प्रोजेक्शन किया होता, और अपने आप को साउथ एशियन डिसेंट का कहना, और फिर अपने आप को ज्यादा ब्लैक दिखाने की कोशिश करना, भारत की कभी यात्रा उपराष्ट्रपति रहते हुए न करना, इत्यादि अनेक ऐसी कमियां रह गई जिसकी वजह से भारतीयों का जिसका समर्थन उनको नहीं मिल पाया। तो लेकिन अब वो इतिहास के पन्नों में चली गई हैं, और जाहिर है कि अब हम डोनाल्ड ट्रंप के नए कार्यकाल को हम देख रहे हैं। और जैसा कि आदि जी ने भी कहा, और मैं भी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि ये जो पूरा जो भारत और अमेरिका का जो संबंध है, वो डोनाल्ड ट्रंप के इस दूसरे कार्यकाल के दौरान भी हायर ट्रेजेक्टरी को अटेन करेगा। ऑब्वियसली। और संजीव सर, क्योंकि मुझे कंक्लूड करना है, 1 मिनट आप ही बोलिएगा, मैं बस आप जो बात कह रहे हैं ना, मैं एक बार अपना सवाल उसमें थोड़ा सा जोड़ लूं ताकि वो चीज भी आ जाए। कंक्लूड करना है, आखिरी 1 मिनट है, वो भी आप बोलिएगा। अभी आदित्य भी जिक्र कर रहे थे कि भैया भारत बहुत बड़ा मार्केट है, कोई भी सुपर पावर बनना अगर रहना चाहती है तो इस मार्केट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब से कुछ वक्त पहले हम सभी जानते हैं कैलिफोर्निया के जंगलों में भी काफी आग लगी हुई थी, तब डोनाल्ड ट्रंप जी बहुत भड़क गए थे। उन्होंने कहा कि ना जो बाइडेन साहब ने पानी छोड़ा ना खजाना छोड़ा, यानी चैलेंजेस बहुत सारे हैं डोनाल्ड ट्रंप के सामने। जी, क्या ये आप सवाल मुझसे कर रहे हैं? आपसे ही है सर, आपसे ही है। जी, देखिए, जो बाइडेन का जो अनेक मोर्चों पर जाहिर है कि उनको अपेक्षित सफलता नहीं मिली है, और रशिया यूक्रेन का जो युद्ध है वो लगातार जारी है, इनकन्क्लूसिव है। और यद्यपि कि इस युद्ध के संदर्भ में जो डोनाल्ड ट्रंप का जो अप्रोच है वो भिन्न है, वो डायलॉग और डिप्लोमेसी की बातें करते हैं, जबकि जो बाइडेन ने हमेशा अमेरिका की जो हेजेमोनी है उसको डिफेंड करने की बात कही है, जिसको कि रशिया ने यूक्रेन पर हमला करके चैलेंज करने की कोशिश की। तो उनका जो अप्रोच है फॉरेन पॉलिसी को लेकर के, एक जो अमेरिका का जो कन्वेंशनल फॉरेन पॉलिसी अप्रोच रहता है, वो जो बाइडेन का था। और जो बाइडेन का के बारे में मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि वो एक ऐसे नेता रहे कि जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सीनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी के दशकों तक अध्यक्ष रहे,
और अमेरिका के जो कन्वेंशनल जो फॉरेन पॉलिसी विजडम है उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो अप्रोच है वो अनकन्वेंशनल जी। है, वो एक बिजनेस वर्ल्ड से आते हैं। इसी वजह से वो इस युद्ध को शांत कराने के लिए वो राष्ट्रपति पुतिन, जो कि अमेरिका को लगातार चैलेंज करने की कोशिश करते हैं, True. उनसे वो बातचीत करने की बातें करते हैं। लेकिन इतना कहने के बाद मैं फिर से इस बात को एम्फसाइज करूंगा रोहित जी कि अमेरिका रशिया यूक्रेन युद्ध को शांत कराने की प्रक्रिया में जो भी प्रयास करेगा वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ ही करेगा। जहां तक डोमेस्टिक इश्यूज की बात है उसमें भी जो बाइडेन अनेक विषयों पर विफल रहे। जो कॉस्ट ऑफ लिविंग की क्राइसिस है अमेरिका में काफी बड़े रूप में सामने आई, इन्फ्लेशन की जो समस्या से अमेरिका का हर एक नागरिक जूझता रहा, और ये भी एक बड़ा कारण रहा है जिसकी वजह से एक बिजनेस वर्ल्ड से आने वाले डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अमेरिका के लोगों ने अब भरोसा जताया है, और जो बाइडेन के अप्रोचेस से बहुत खुश नहीं थे। तो इसकी वजह से भी जो बाइडेन बहुत सारी चीजें हैं संजीव सर, आपसे तो जितना संवाद कर लूं ना उतना कम है। आप इतने शानदार तरीके से बातें रखते हैं ना कि जो टेक्निकल चीजें भी हैं वो भी मेरे जैसा शख्स भी आसानी से समझ जाए, हमारे दर्शक भी ऑब्वियसली इसको समझ रहे होंगे। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू सर, थैंक यू सो मच। आप आए हमारे साथ, आपने वक्त दिया, थैंक यू सो मच। आदित्य द्विवेदी जी थैंक यू सो मच, आप भी जुड़े मेरे साथ, लगातार आप रिपोर्टिंग कर ही रहे हैं इस पूरे मसले को लेकर, बहुत धन्यवाद। तो लगातार आज डोनाल्ड ट्रंप ने 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण कर ली है।